नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आज बात होगी कुपोषण के खिलाफ किस तरीके से मध्य प्रदेश की जंग जारी है। एक वक्त था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, लेकिन धीरे धीरे अब उससे हम बाहर निकले और अब कुपोषण के खिलाफ लगातार मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। ये पूरा सप्ताह पोषण सप्ताह के तौर पर इसको मनाया जा रहा है, ताकि जो कुपोषित बच्चे हैं उनको जागरूक किया जाए, उनके घर वालों को, उनकी माताओं को उनको पोषित किया जाए, जो न्यूट्रिशंस उनको देने हैं वो उनको दिए जाए। ये तमाम प्रयास इस वक्त राज्य सरकार कर रही है। और किस तरीके से आने वाले समय में इस सप्ताह को मनाया जाएगा और कोरोना काल में जो चुनौतियां इस वक्त महिला और बाल विकास विभाग के सामने हैं वो किस तरीके की हैं, क्योंकि फील्ड पर जब जो लोग हैं, जो निचले स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, वो जब पहुंचते हैं तो इस वक्त किस तरह की चुनौतियां उन तक पहुंच रही हैं और क्या लक्ष्य इस बार पोषण माह में रखा गया है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं, आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ स्वर्णिमा शुक्ला जी हैं, संयुक्त निदेशक हैं आप महिला एवं बाल विकास विभाग से। मैम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर समीर पवार हैं, पोषण विशेषज्ञ हैं यूनिसेफ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं समीर जी। स्वर्णिमा शुक्ला जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूं जी। पोषण माह की शुरुआत हो चुकी है, अब यूं कहें कि लगभग अब आधा हो चुका है पोषण माह जी। क्या लक्ष्य इस बार तय किए गए हैं और सबसे पहले तो ये कि ये पोषण माह आखिर उद्देश्य क्या है इसका, क्यों इसको मनाया जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पोषण माह मनाया जा रहा है। जब भी हम लोग किसी दिवस या माह को मनाते हैं जागरूकता के लिए, तो इसका मतलब ये भी होता है कि हम लोगों की समुदाय की उस बारे में जागरूकता की कमी और उसके हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए इन विषयों पर जानकारी और जागरूकता आवश्यक है। तो राष्ट्रीय पोषण माह जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के मुताबिक मनाया जा रहा है अक्रॉस द कंट्री, और मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है और 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। और इस दौरान पोषण के बारे में क्या भ्रांतियां हैं, सुपोषित होने के लिए क्या खाना खाना चाहिए बच्चों को, महिलाओं को, परिवार के अन्य लोगों को, और किस प्रकार गर्भवती महिला का स्वास्थ्य बच्चे के जीवन को प्रभावित करता है, और किसी भी बच्चे के जीवन के शुरू के 1000 दिन कैसे उसकी पूरी जिंदगी भर की लाइफ को या उसको प्रभावित करते हैं, उसके लिए उसमें पोषण का क्या महत्व है कि कैसे लोग पोषित रहें, उस सब के बारे में जागरूकता लाना और एक समाज को समझाकर समुदाय में व्यवहार परिवर्तन लाना कि लोग पौष्टिक भोजन को खाना शुरू करें और जो खाना होता है जो पौष्टिक नहीं होता उसके प्रति लोग उससे थोड़ा दूरी बनाएं। डॉक्टर समीर पवार, आप यूनिसेफ के साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से यूनिसेफ को इस देश में लोग जानते हैं, पहचानते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देखा जाता है समाज में। इस पोषण माह की अगर बात की जाए तो यूनिसेफ की किस तरीके की भूमिका है? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कि मैम ने कहा कि शासन पूरे प्रयास और गतिविधियां कर रहा है जिससे पोषण के बारे में जागरूकता निर्माण हो और पोषण की स्थिति अच्छी हो। अब इन सब चीज़ों में जब करते हैं तब उनमें कुछ हस्तक्षेप करने होते हैं, कुछ इंटरवेंशंस करने होते हैं, और क्या वो इंटरवेंशंस है जो ग्लोबली बहुत सही तरीके से बच्चों के पोषण को सुधारने में काम आते हैं, उस तरीके की टेक्निकल नॉलेज और सपोर्ट यूनिसेफ ले आता है, जिससे शासन के साथ मतलब मिलकर यूनिसेफ उन हस्तक्षेपों को कैसे ग्राउंड पर या जमीन पर उतारा जाए उसके बारे में रणनीति तैयार करने में, उसकी मॉनिटरिंग करने में, तथा उसके लिए जो ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत होती है उन सभी कामों में यूनिसेफ शासन के साथ मिलकर काम करता है ताकि हम इन हस्तक्षेपों को सही बच्चों और महिलाओं तक पहुंचा सकें। स्वर्णिमा जी, जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे दौरान 8 लाख बच्चों को दूध वितरण की घोषणा भी की है और कुछ और पौष्टिक चीज़ें जो उनकी माताओं को दिए गए हैं, क्या वो चीज़ें होती हैं और उनका किस तरीके का असर होगा, क्या परिणाम निकलेंगे, दरअसल वो जनता को बताएं। देखिए, जैसा आपने प्रश्न किया है कि कल राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में, और साथ में महिला बाल विकास की माननीय मंत्री जी भी उपस्थित थी। इस कार्यक्रम में आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 15 लाख लोगों ने भाग लिया। 35,000 से ज़्यादा जगह पर वेबकास्ट के माध्यम से लोग इससे जुड़े थे। अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। और जितने भी हमारे प्रदेश में ग्राम पंचायतें, सारी ग्राम पंचायत स्तर पर भी सुने थे इस बात को। तो कहने का आशय ये है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जितने भी हमारे प्रदेश में मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चे, जो कि लगभग 8 लाख के करीब होते हैं, इन सभी बच्चों को अतिरिक्त रूप से
दूध प्रदाय किया जाएगा सांची फेडरेशन के सौजन्य के सहयोग से। फ्लेवर्ड मिल्क, आप सभी जानते हैं कि मिल्क पाउडर में केजिन होता है जो एक बहुत अच्छे हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है और ये बच्चों के पोषण स्तर को ठीक करने में मदद करेगा। इस वजह से कल इसकी शुरुआत की गई है और ये सभी बच्चों को जो सैम और मैम जिसको मध्यम और गंभीर कुपोषण बोलते हैं उनको ये लगातार दिया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का एडिशनल हस्तक्षेप है यहाँ पर प्रदेश के अंतर्गत इस काम को करने के लिए। इसके अलावा ये महीने में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होंगी। केवल एक मिल्क बांटना एक एक्टिविटी थी, पर किसी भी गांव की, किसी भी जिले की और पूरे प्रदेश को कुपोषण से मुक्त करने के लिए एक बहुत प्रभावी और सटीक और सुनियोजित प्रकार की रणनीति की आवश्यकता होती है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि कल मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री महिला बाल विकास के द्वारा पूरे प्रदेश की पोषण प्रबंधन रणनीति मतलब स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब आप स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीधे पोषण को प्रभावित करती हैं, जिसको कहते हैं न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशन, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली न्यूट्रिशन को प्रभावित कर, जैसे स्वच्छ पानी होना जी, अस्पताल तक पहुंचने के लिए सड़क होने, इनडायरेक्ट भी होते हैं चीज़ें। तो न्यूट्रिशन सेंसिटिव और न्यूट्रिशन स्पेसिफिक दोनों प्रकार के प्रयासों का पोषण पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा और ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो कुपोषण को बढ़ावा देते हैं, उसमें ये भी शामिल है कि अगर उसके घर पर कोई इनकम का साधन नहीं है, ये भी एक कारण होगा। अगर नॉलेज नहीं है, घर में सामान है बट उसको जानकारी नहीं, ये भी कारण होगा। तो इस प्रकार सारे हस्तक्षेपों को मिलाकर बहुत ही, जैसा डॉक्टर समीर मेरे साथ यूनिसेफ और भी हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स है, बैठकर एक सुनियोजित रणनीति बनाई गई है स्टेट लेवल पर, जिसको कि कल त्रिस्तरीय घोषित किया गया है। दीर्घकालीन हम लोग क्या करेंगे, मध्यकालीन हमारा क्या स्ट्रैटेजी होगा और शॉर्ट टर्म क्या होगा। इसके साथ ही साथ हर जिले पर ये रणनीति जिले के लिए, क्योंकि हर कहीं का आप जानते हैं तरीका अलग होता है और जोग्राफिकल लोकेशन अलग होता है, कस्टम्स अलग अलग होते हैं, तो किस जिले की क्या पोजीशन है, वहाँ किस जगह कुपोषण ज़्यादा है, वहाँ के लिए कैसे हस्तक्षेप होगा, इस प्रकार जिले का बना है। और साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश में हमारे विभाग की लगभग 97,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। तो सभी 97,000 आंगनबाड़ी केंद्र जो कि लगभग 1000 से 800 की जनसंख्या को सेवाएं देते हैं, इन सभी का प्लान बना है। मतलब उस गांव में भी प्लान बना है कि उस गांव को कुपोषण मुक्त करने के लिए गांव में क्या क्या करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक पोषण सरकार का कॉन्सेप्ट आया है। पोषण सरकार का मतलब है कि शासन अकेला कुपोषण नहीं दूर करता, इसमें समुदाय को भी सहभागी बनना पड़ेगा। तो समुदाय विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर किस प्रकार से सहयोगी बनेगा और हमारी रणनीति के क्रियान्वयन में मदद करेगा और उसकी मॉनिटरिंग में भी मदद करेगा। तो ये हमारी पॉलिसी थी। एक चीज़ और बोलूँगी, हर घरों में हम लोग किचन गार्डन लगवाने की बात कर रहे हैं। हमारे जो बाउंड्री वॉल वाले स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटर है वहाँ किचन गार्डन बनेगा। अब पोषण वाटिका और किचन गार्डन का क्या मतलब है, लोग समझ सकें कि हमारे रोज के खाने में पोषण विविधता, अलग अलग प्रकार के सब्जी भाजी की क्यों ज़रूरत होती है और किस प्रकार गांव में सब्जी भाजी तक लोगों की पहुंच हो सके, इसलिए पोषण वाटिका को बढ़ावा दिया जा रहा है। डॉक्टर समीर, लंबे समय से कुपोषण से मध्य प्रदेश लड़ रहा है और हालांकि अब आंकड़े सुधर रहे हैं, कौन सी वो चीज़ें आपको लगती हैं, क्योंकि ये एक डेफिशिएंसी भी माने हम इसको बच्चों के अंदर जो है या देखी जा रही है, क्या वो मुख्य तत्व हैं, किन कारणों की वजह से ये होता है, और जो अब जो जैसे मैम बता रही हैं कि एक पॉलिसी एक बनाई गई है, वो पॉलिसी का उसमें कितना महत्वपूर्ण रोल होगा? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे कि हम जानते हैं कुपोषण क्यों होता है वो समझना ज़रूरी है, तभी हम कुछ सही हस्तक्षेप कर पाएंगे। अब अगर हम देखें कुपोषण क्यों होता है तो उसके कारणों को 3 अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। सबसे पहला तात्कालिक कारण, इमीडिएट रीजंस क्या है, और उसमें 2 महत्वपूर्ण कारण दिखते हैं। एक सही से खान पान ना होना या बहुत बार बीमार होना। बच्चों में बीमारी भी बहुत ज्यादा दिखती है जिससे भी बच्चे कुपोषित होना शुरू होते हैं, क्योंकि उनका पोषण का स्तर गिरता जाता है जब भी बीमारी होती है। तो जो हस्तक्षेप, जैसे मैडम ने कहा कि कम समय में या इमीडिएट समय में होने चाहिए, वो हस्तक्षेप इन 2 चीज़ों को टारगेट करते हैं कि बच्चों के खान पान को कैसे सुधारा जाए। अब उसमें भी 2 चीज़ें हैं कि घर में खाने के लिए कुछ है या नहीं, या खाने के लिए सब कुछ होकर भी ठीक से नहीं खिलाया जा रहा है। ये दोनों तरीके हो सकते हैं जिससे खान पान में पोषण की कमी हो सकती है। और हम ये देखते हैं कि अर्बन एरिया या जहाँ पे अच्छे रिच एरिया है वहाँ पर भी कुपोषण दिखता है। इसका मतलब इसका केवल
खाने की अवेलेबिलिटी से या उपलब्धता से संबंध नहीं है, लेकिन हमारी प्रैक्टिसेस या जो हमारे व्यवहार है खाने खिलाने के, उसमें भी परिवर्तन आने की ज़रूरत है। सो ये एक मेजर काम है जो तात्कालिक कारणों को एड्रेस करता है। उसके अलावा बहुत सारे इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म कारण भी होते हैं, जैसे मैम ने कहा पानी की उपलब्धता, साफ सफाई, गाँव में महिलाओं का शिक्षण, महिलाओं की अपनी जो स्तर है वो कितने ऊपर है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, समुदाय मिलकर साथ में कैसे डायनामिक्स है, ये सारी चीज़ें बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पे फर्क डालती है। हाँ। और इसीलिए सरकार की जो ये रणनीति इस बार है वो केवल तात्कालिक कारणों को लेकर नहीं, बट सारे कारणों को कैसे हम मिलकर, सभी विभाग मिलकर उसे एड्रेस करें, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ये विशेषता है। स्वर्णिमा जी, एक संकट काल भी इस वक्त चल रहा है कोरोना का, और उस बीच में हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, आंगनबाड़ी में लोग आ रहे हैं या आंगनबाड़ी आशा सहायिकाएं जो हैं वो उन तक पहुंच रही हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती है, और चुनौती के साथ साथ क्या इसको लेकर भी कुछ एक स्ट्रेटेजी बनाई है विभाग ने कि किस तरीके से SOPs का भी पालन होता रहे और जो उद्देश्य है वो भी पूरा होता रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा पूरी दुनिया अभी कोरोना पैंडेमिक महामारी से जूझ रही है, और इस दौरान एक सोशल डिस्टेंसिंग रखना और अपने हाथ और और रेस्पिरेशन की स्वच्छता को रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस दौरान विभिन्न सर्वे ये भी कहते हैं कि इस दौरान अगर ध्यान ना दिया जाए तो कुपोषण बढ़ने की भी संभावना रहती है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्टडी और शोध कह रहे हैं। तो महिला बाल विकास की इस वक्त और ज़्यादा जवाबदारी हो जाती है कि अपनी सर्विसेज को भी देना और कोरोना से बचाव के लिए भी खुद को भी बचना, और साथ ही साथ समुदाय को भी इसके बारे में प्रशिक्षित करना है कि किस प्रकार बचना है। तो हमारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेबिनार के माध्यम से सभी को प्रशिक्षित किया गया है कि पूरे 97,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कि किस प्रकार इस दौरान अपनी सेवा देने के लिए सुरक्षित रहते हुए देना है, और समुदाय को कैसे सुरक्षित रहने के लिए समझाना है, जिसमें मास्क इस्तेमाल करना, साबुन पानी से हाथ धोना, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, अब अगर हमारे इस पोषण माह में विशेष तौर पर जो इस बार खास चीज़ है, एक इंटेंसिव ड्राइव करके मध्य प्रदेश के जितने भी बच्चे हैं 5 साल तक के, सभी का वजन लेकर इनको आइडेंटिफाई करना कि कौन गंभीर कुपोषित है, कौन मध्यम कुपोषित है, कौन सामान्य है, जिससे कि बाद में उनको सुधार किया जा सके बच्चों में। तो इस दौरान बच्चों का वजन किस प्रकार लिए जाना है, आंगनबाड़ी में 3-4 से ज़्यादा बच्चे नहीं बुलवाना है, कितनी दूरी पर बच्चों को रखना है, और किस प्रकार बड़ी वजन मशीन में बच्चा पहले माँ के साथ खड़ा हो छोटा, फिर अकेले माँ खड़ी और इस प्रकार वजन निकालो। इस प्रकार से उनको प्रशिक्षित किया गया है कि किस प्रकार वो काम कर सके। साथ ही साथ हमें लोगों को जागरूक भी करना है कि क्या खाओ, कैसे खाओ। तो वीडियोस बनाकर व्हाट्सएप पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए उनको किताबें, जिससे वो दृश्य जब वो होम विजिट गृह भेंट करती है जाकर, सुरक्षित रहकर अपने बच्चे के खान पान पे, खुद के खान पान पे और परिवार के खान पान पर ध्यान देना है। और दूसरा और चैलेंज है कि इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में केंद्र बंद हैं, तो कार्यकर्ता साप्ताहिक या 15 दिन में जाकर लोगों के घर पर टेक होम राशन या रेडी टू ईट वितरित कर रही है। तो इसको अगर हम पॉजिटिविटी से लें तो वो देने जा रही है, ये उसके लिए बहुत चैलेंज है। दूसरा, इसी माध्यम से वो लोगों से एक बार मिलती है तो अपनी उसको संदेश भी दे सकती है कि किस प्रकार उसको बचाव करना है और क्या खाए पिए। तो ये हम लोग इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख रहे हैं, जो होम विजिट की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज़ और है कि सरकार जिस तरीके से, चाहे वो दूध वितरण की बात हो, चाहे वो जिसमें हमने कहा कि टेक होम राशन या रेडी टू ईट चीज़ें वहाँ तक अगर पहुँच रही हैं, ये पोषण माह के दौरान ये तमाम गतिविधियाँ चल रही हैं। हालांकि ये पॉलिसी अब बना दी गई है और आने वाले समय में इसको कंटिन्यू रखने की बात की जा रही है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? और आने वाले समय में जब ये पोषण माह खत्म होगा और पॉलिसी को चूँकि इम्प्लीमेंटेशन अब करना हमको होगा, ये किस तरीके से होगा और आने वाले समय में उन लोगों तक पहुँचना, क्योंकि आपने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही कि उनके पास खाने के लिए है या नहीं है, ये भी तय करना ज़रूरी है ऐसे वक्त पे, तो वो कितना महत्वपूर्ण है वहाँ पे? जी, सबसे पहली बात कि ये क्या पर्याप्त है, आपका क्वेश्चन था कि ये पर्याप्त है क्या। जैसे मैम ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि कुपोषण से अगर लड़ना है तो केवल शासन या शासन से दी जाने वाली खान पान की चीज़ें हो या कोई भी स्कीम हो, उससे केवल नहीं होगा। इसमें समुदाय की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
समुदाय को मिलकर इसे बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, क्योंकि हम अगर पोषण शासन के माध्यम से भी देते हैं तो वो केवल सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है। जितने भी स्वयंसेवी संस्था है सभी को जोड़ा जा रहा है इस कार्यक्रम में, ताकि वो सब मिलकर उस फैमिली तक ये पहुंचा सके। और उसके साथ ही साथ सारे डिपार्टमेंट्स भी एक साथ जुड़ रहे हैं इसी कार्यक्रम को लेकर, ताकि जितनी भी स्कीम्स है उन सभी में हम ये एड्रेस कर सके कि पोषण कितना महत्वपूर्ण है। स्वर्णिमा जी, लेकिन सवाल ये भी है कि चूंकि ये राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से पूरी एक गाइडलाइंस होती हैं, राज्य इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बात भी हम जानते हैं, लेकिन इस बार क्या वो खास चीज़ें हैं? क्योंकि हर बार जब ये पोषण माह मनाया जाता है तो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ थीम बेस इसको रखा जाता है। इस बार क्या वो खास चीज़ें देखने को मिल रही? देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले बोला कि विभिन्न शोध ये बता रहे हैं कि जितनी साउथ एशियन रीजन है, इस कोरोना महामारी के दौरान यहाँ पर कुपोषण बढ़ने की संभावना 10 to 15% है। इन सबको ध्यान में रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन, और मध्य प्रदेश में खास तौर पर इस बात को इंटेंसिव वेट मॉनिटरिंग ड्राइव, मतलब बच्चों का वजन लेकर या लंबाई ऊंचाई लेकर इस बात को पहचान करना कि हमारे बच्चे किस कैटेगरी के हैं, और जो बच्चे गंभीर कुपोषण या मध्यम में आते हैं उसके बाद उनको या तो अस्पताल या पोषण पुनर्वास केंद्र भेजकर आवश्यकता अनुसार उनको ठीक करना, या फिर समुदाय आधार पर भी एक पोषण प्रबंधन होता है जिसमें उन बच्चों को कुछ 5 दिन का डोज होता है जो घरों घर जाकर दिया जाएगा, जिसमें एक आपका एंटीबायोटिक होता है एमॉक्सिसिलिन, इसके अलावा मल्टीविटामिन होता है, आयरन का सिरप होता है कि बच्चे को एनीमिया नहीं हो, कृमिनाशक होता है। इस प्रकार की चीज़ें बच्चों को दी जाती हैं, 5 दिन का पूरा कोर्स किया जाता है, फिर उसका रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है। इसके साथ ही साथ उसके परिवार को इसके बारे में समझाया जाता है कि बच्चे के लिए पौष्टिक चीज़ें क्या क्या हैं और उसके घर पे उपलब्ध चीज़ों से वे कैसे बच्चे के लिए पौष्टिक भोजन बना सकती है। साथ ही साथ बच्चे को उम्र के हिसाब से कितने बार खिलाना और कितनी मात्रा में खिलाना है। कई बार ये भी होता है कि हम लोगों को कितने बार खिलाओ और कितनी मात्रा में बच्चों को खिलाओ ये भी नहीं पता होता है, तो बच्चों को उसकी बढ़ती उम्र के हिसाब से पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। तो साथ में बच्चों के परिवार को पोषण शिक्षा देकर उनको भी सक्षम बनाना, वो समझ सकें कि आवश्यकता परिवार की और बच्चे की क्या है। तो इस प्रकार से पूरा 3 महीने का इसके बाद ड्राइव चलेगा, जिससे कि हम अपने चिन्हित बच्चों को ठीक कर सकें। ये इसकी खासियत है। दूसरा, पोषण विविधता के लिए किचन गार्डन बनाना इस बार की प्राथमिकता की चीज़ है। और तीसरा, जैसे मैंने पहले बोला है, दो चीज़ के अलावा जो मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी एक पोषण प्रबंधन नीति को बना लिया है और उस नीति का क्रियान्वयन करेगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है इस बार मध्य प्रदेश में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान में कि किसी भी प्रदेश में गांव स्तर पर एक कार्य योजना बनी हो, जैसा कि अभी डॉक्टर समीर बोले, जो विभिन्न लोगों के विभिन्न विभागों के सहयोग से है और वहाँ के जन समुदाय के सहयोग से पोषण सरकार के रूप में भी है। डॉक्टर समीर, लेकिन लोगों को चिन्हित करना और चिन्हित करने के बाद उनको कन्विंस करना कि जो सरकार चीज़ें उपलब्ध करा रही है वो उनको लेना है, ये किस तरीके से होता है? क्योंकि कई बार कुछ परिवार ऐसे होते हैं, हमने टीकाकरण में भी कई चीज़ें ऐसी देखी कि परिवार कन्विंस नहीं होते हैं कि उनको बच्चे को टीका लगवाना है या माताओं को टीका लगवाना है। ये इसमें भी कोई चैलेंजेस आते हैं क्या? जी बिल्कुल। ज़मीनी तौर पर हम अगर देखें तो वहाँ पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता गांव में बेस्ड है और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। मतलब ऐसा नहीं है कि परिवार को एक बार बोल दिया और परिवार ने वो आपकी सारी बातें सुन ली और समझ ली और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया। तो ये जो कार्यकर्ता है, इन्हें बार बार उन परिवारों तक जाना होता है और बार बार ये बातों को उनको कहना होता है। उसके अलावा परिवार में केवल वो माँ नहीं होती है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं परिवार के, जैसे सास हुई या पति हुआ। तो इन सबसे भी इन्हें बात करनी होती है, जिसमें बहुत सारे सोशल डायनामिक्स भी काम करते हैं और वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है। तो ये चैलेंजिंग काम है और ये
काम करने के लिए आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सक्षम किया जा रहा है, कैपेसिटी बिल्ड की जा रही है उनकी, उनको कई सारे टूल्स दिए जा रहे हैं, जैसे ICDS कैश करके एक नई प्रणाली है जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास एक मोबाइल फोन है जिसमें ये सारी चीजें लिख कर आती है और वो उनसे वीडियो तक उसमें दिखा सकती है। तो ये सारी चीज़ों का उपयोग कर वो समाज के हर घटक के पास पहुंचती है और ये सारी चीज़ों को कन्विंस करने की कोशिश करती है। लेकिन स्वर्णिमा जी, जिनकी बात समीर जी कर रहे हैं कि आशा ANM आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती हैं, इनके पास साल भर टास्क रहता है। अभी वो पोषण माह में है, फिर टीकाकरण चालू हो जाएगा, उसके बाद सर्वे का कार्य चालू हो जाएगा, वो निरंतर उनकी प्रक्रिया चलती रहती है। और सक्षम बनाना, क्योंकि जैसे आप बता रही हैं कि पॉलिसी बना दी गई है, अब पॉलिसी में भी कई नई चीज़ें होंगी जो उनको इम्प्लीमेंट करनी होगी ग्राउंड लेवल पे जाके। तो ट्रेनिंग्स की अगर बात की जाए, उनके स्किल्स एनहांसमेंट की अगर बात की जाए, तो वो किस तरीके से होती है? क्या वो समय समय पर चलती रहती है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमारे विभाग के द्वारा अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग का एक अपना सिस्टम सेट है, और हम लोग जब भी किसी विषय के बारे में उसको काम करने के लिए कहते हैं, एक इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच है। इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच का आशय है छोटे छोटे पार्ट्स में उसको चीज़ों को समझाना। इसके लगभग 21 पूरे शेड्यूल डिज़ाइन किए हुए हैं। जैसे अगर उसको पोषण विविधता पर बताना, तो उसके बारे में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसके लिए उसको जब वो घरों में जाएगी लोगों को समझाने, तो किस माध्यम का यूज़ करेगी समझाने को, वो है। इस प्रकार वज़न लेना तो उसका अलग शेड्यूल है, टीकाकरण का अलग शेड्यूल है। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सतत, लगातार, निरंतर हर महीने अलग अलग टॉपिक पर ट्रेनिंग देते रहते हैं, जिससे कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सक्षम हो सके, उनकी खुद की क्षमता बढ़ सके, जिससे वो दूसरों को समझाने की स्थिति में आ सकें कि उन्हें गाँव में लोगों को क्या बात की समझाइश देना है। अब कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो हम लोग इस दौरान वेबिनार के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी, आजकल आप जानते हैं सब मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉइड फ़ोन होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी अपने गांव के लोगों का समूह के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रखा है। वो ज़रूरी संदेशों को व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल रही है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ से भेजा जाता है, उसके ज़िले से, सुपरवाइज़र, CDPO, डायरेक्टरेट लेवल से। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक अपना पूरा की पूरा मीडिया प्लान बनाकर रखा हुआ है, जिस हिसाब से हम लोग इस दौरान लोगों को आवश्यक सेवाएं, संदेश दे पा रहे हैं कि लोग इस दौरान अपना देखरेख प्रॉपर कर सकें। लेकिन स्वर्णिमा जी, एक सवाल और आपसे ये भी है कि जैसे CM ने कहा कि 8 लाख बच्चों को सुगंधित दूध पहुंचाया जाएगा जी। आप बता रहे हैं कि चूंकि अब पॉलिसी बन गई है और वो पॉलिसी अब निरंतर चलती रहेगी, और पोषण माह चूंकि 1 माह का मनाया जाता है, तो क्या कुछ टारगेट है कि ये 1 माह के दौरान 8 लाख बच्चों तक ये दूध पहुँचाया जाएगा, या आने वाले समय में ये निरंतर जारी रहेगा? देखिए, जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोले और माननीय मंत्री महिला बाल विकास जी ने बोला है, ये 8 लाख बच्चे आज की डेट पर मध्य प्रदेश में जितने भी चिन्हित बच्चे हैं, मध्यम और गंभीर कुपोषित, इनकी संख्या 8 लाख के अनुमानित है। इन सभी बच्चों को लगातार महीने भर, मतलब नॉट ओनली केवल इस महीने में नहीं, लगातार आने वाले समय में जब तक कि वो बच्चे उस कैटेगरी के बाहर नहीं निकल जाते, स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक उन बच्चों को लगातार दूध दिया जाएगा। और अभी कोरोना काल में उनको मिल्क पाउडर जो होता है वो 250 ग्राम का पैकेट एक बच्चे को, या 2 महीने का आधा किलो का पैकेट दिया जाएगा। उनके परिवारों को समझा दिया कि इसको 100 ml पानी में 1 चम्मच को घोलकर मिल्क पाउडर से दूध बनाकर बच्चे को देना है। तो ये गतिविधि के इसका शुभारंभ इस माह में हुआ, लेकिन अनवरत तब तक चलेगी जब तक बच्चा स्वस्थ कैटेगरी में ना आ जाए। डॉक्टर समीर, लेकिन बात ये भी है कि हालांकि हम ये कुपोषण के खिलाफ जंग जो लड़ रहे हैं, ये पूरी प्रक्रिया उसी की है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है और कई बार उसका वजन कम होता है, चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि वो गरीब घर का या साधारण परिवार का हो, वो बड़े घर का, पैसे वालों के घर का भी बच्चा हो सकता है। ऐसे में क्या वो बेसिक चीज़ें हैं, चूँकि आप विशेषज्ञ हैं पोषण के, क्या वो बेसिक चीज़ें हैं जिनका बच्चे के पैदा होने के बाद माता को, परिवार को ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसके खान पान में उसको देने की आवश्यकता है? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और थोड़ा सा पीछे जाकर जवाब दूंगा, क्योंकि पैदा होते ही वज़न कम हो ये भी स्थिति ना बने, इसलिए कई बार हमें ये भी ज़रूरी है कि हम गर्भवती महिलाओं के ऊपर भी ध्यान दें। तो गर्भावस्था में लगभग 10 से 12 किलो वज़न बढ़ना ज़रूरी है, और उसके लिए जो जो चीज़ें खान पान में कर सकते हैं, तथा आयरन और कैल्शियम की दवाई जो गवर्नमेंट से मिलती है उसे लेना बहुत ज़रूरी है गर्भावस्था में। अगर गर्भावस्था में 10 से 12 किलो वज़न बढ़ता है तो बच्चा स्वस्थ और सही वज़न का पैदा होने के लिए मदद हो सकती है। उसके बाद पैदा होने के बाद हमें 2-3 चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ताकि ये बच्चा अच्छे से पले बढ़े। क्या करना है? बच्चे को गर्म रखना है, बच्चे को तुरंत
1 घंटे के अंदर दूध पिलाना है और 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाना है, ऊपर से पानी तक नहीं पिलाना है। और 6 माह पूरे होने पर ऊपरी आहार की शुरुआत करनी है और उसे धीरे 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 बढ़ाते जाना है ताकि वजन बच्चे का बढ़ता रहे। ये अगर कुछ चीज़ें हम करें, इसके बहुत सारी छोटी डिटेल्स है, लेकिन ये मुख्य संदेश है, ये अगर हम फॉलो करें तो हम बच्चों को स्वस्थ रखने में और उनके सही पलने बढ़ने में मदद कर सकते हैं। हाँ, स्वर्णिमा जी बस 10 सेकंड का वक्त मेरे पास है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को ताकि इस वक्त जो पूरा माह चल रहा है इसमें उसका लाभ उठाया जा सके? मैं सभी लोगों से ये इस माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये पोषण माह चल रहा है, हम स्वयं जागरूक हों कि हमें स्वस्थ रहने के लिए कौन सा भोजन कैसा पौष्टिक खाना चाहिए। साथ ही साथ हम समुदाय में भी इस बात को प्रचारित करें कि पौष्टिक भोजन क्या होता है और हम अपने इर्द गिर्द के बच्चों के पौष्टिक रहने के लिए क्या वो भोजन खाएं और हम उसमें कैसे मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, अपने भोजन को साझा कर सकते हैं, उसका हम सब लोग प्रयास करेंगे। और हम लोग अगर एक सामाजिक चेतना लाएंगे, न्यूट्रिशनल लिटरेसी या पोषण जागरूकता लाएंगे, पोषण शिक्षा को फैलाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा प्रदेश एक सुपोषित प्रदेश हो सकेगा। ये मेरा ये बिल्कुल उद्देश्य भी यही है स्वर्णिमा जी, और दूरदर्शन के माध्यम से हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचें कि जिस तरीके से पोषण माह जो है वो सरकार मना रही है, उसका उद्देश्य यही है कि कैसे कुपोषण से पूरी तरीके से उसका खात्मा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्वर्णिमा शुक्ला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर समीर पवार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उम्मीद यही है कि इस कार्यक्रम के जरिए समाज में जिस तरीके की एक जागरूकता पहुंचने की आवश्यकता है, अपने बच्चों को पोषित करने की, सुपोषित करने की जो एक मुहिम अब हम छेड़े हुए हैं वो पूरी होगी। नमस्कार।